तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न एविएशन की सबसे उलझी हुई और हैरत अंगेज पहेली के बारे में, MH370। हम पूरी टाइमलाइन को बिल्कुल शुरू से आखिर तक स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। एक ऐसा वाकया जिसने सिर्फ मलेशिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आइए इस तज्जिए के जरिए इस मिस्ट्री की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। गुड नाइट मलेशियन 370। ये आखिरी अल्फाज थे फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर फरीक हामिद के। अब देखिए, सुनने में ये रेडियो साइन ऑफ कितना आम, कितना रूटीन लगता है ना, लेकिन यही तो सबसे बड़ा तजाद है। इस पुरसकून आवाज़ और उसके ठीक अगले ही लम्हे शुरू होने वाली अजीबो गरीब हलचल के दरमियान जो फ़र्क है, वही तो इस राज की बुनियाद है। इन अल्फाज के चंद ही मिनटों बाद एक ऐसी कन्फ्यूजन शुरू हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हिस्सा एक आम परवाज़। चलिए अब इस वाक़े में थोड़ा डिटेल में उतरते हैं। 8 मार्च 2014 का दिन था। कोलालंपुर से MH370 की उड़ान बिल्कुल नॉर्मल मालूम हो रही थी, और याद रहे ये बोइंग 777 था, यानी दुनिया के सबसे महफूज तरीन जहाज़ों में शुमार होने वाला तैयारा। अब इससे पहले कि हम डेटा और रडार की टेक्निकलिटीज़ में जाएं, इस नंबर 239 को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन जिंदगियों की तादाद है जो इस फ्लाइट पर सवार थे। 227 मुसाफिर, जिनमें 5 छोटे बच्चे भी शामिल थे, और 12 क्रू मेंबर्स। सबसे ज़्यादा लोग चाइना और मलेशिया से थे। फ्लाइट को लीड कर रहे थे 53 साल के इंतहाई तजुर्बाकार कैप्टन ज़हारिया अहमद शाह, और उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद। इस पूरे तज्जिए के मरकज़ में दरअसल यही 239 अफाद हैं। चलिए अब ज़रा टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं कि वक्त कितनी तेज़ी से बदला। रात 12:42 पर टेक ऑफ होता है। 1:01 पर तैयारा 35,000 फीट की बुलंदी पर साउथ चाइना सी के ऊपर था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। फिर 1:19 पर वो आखिरी अल्फाज सुने जाते हैं, और फिर ठीक 1:21 पर जैसे ही तैयारा मलेशिया और वियतनाम की फ़िज़ाई हुदूद के बिल्कुल बीच में पहुंचता है, ये आम परवाज़ अचानक एक संगीन बुहरान बन जाती है। हिस्सा 2, रडार से गायब। होता ये है कि 1:21 पर तैयारे का ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद हो जाता है और तैयारा ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन से मुकम्मल तौर पर गायब। आम परवाजें रुक जाती हैं और अचानक रडार पर सिर्फ और सिर्फ खामोशी छा जाती है। अब यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। सिविल ATC रेडार जो इन तैयारों को ट्रैक करता है ना, वो दरअसल ट्रांसपॉन्डर पर मुनहसर होता है, यानी अगर ट्रांसपॉन्डर बंद तो तैयारा गायब। लेकिन दूसरी तरफ होता है प्राइमरी मिलिट्री रेडार। ये रेडार ट्रांसपॉन्डर का मोहताज बिल्कुल नहीं होता। ये तो आसमान में किसी भी चीज़ से टकराकर वापस आने वाली रेडियो वेव्स को पकड़ता है। हाँ, ये तैयारी की आम शनाख्त नहीं बताता, लेकिन उसकी एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन ज़रूर दिखाता है। और यही वो मिलिट्री रेडार था जिसने आगे चलकर पूरी तहकीक का रुख ही बदल दिया। तो जब इस मिलिट्री रेडार के डेटा को देखा गया तो एक हैरान कुन खुलासा सामने आया। तैयारा 121 पर क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक अचानक और बहुत शार्प लेफ्ट टर्न यानी बाईं तरफ का मोड़ लिया था। वो अपने तयशुदा रास्ते से हटकर वापस मलेशिया के ऊपर से गुजरा और अंडमान सी की तरफ निकल गया। मिलिट्री रेडार ने लगभग 1 घंटे तक यानी रात 2:22 तक उसे लगातार ट्रैक किया, जिसका सीधा मतलब ये था कि तैयारा अभी भी कंट्रोल में था और उसे जानबूझकर रास्ते से हटाया गया था। हिस्सा 3, सैटेलाइट पिंग्स का सुराग। अब रेडार का डेटा तो यहाँ आकर ख़त्म हो गया, लेकिन इनमारसैट सैटेलाइट से एक बिल्कुल नया और अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल मिल गया, जिसने पूरे केस का फोकस ही शिफ्ट कर दिया। हालांकि तैयारे का कम्युनिकेशन सिस्टम कम्प्लीटली बंद था, लेकिन एक छोटा सा कैच था। तैयारे का सैटेलाइट सिस्टम अभी भी इंडियन ओशन के ऊपर मौजूद इनमेरसाट 3F1 सैटेलाइट को कुछ ऑटोमेटेड सिग्नल्स भेज रहा था। इन्हें हम हैंडशेक्स या पिंग्स कहते हैं। ये लगातार नहीं बल्कि हर घंटे के बाद खुद ब खुद भेजे जाते थे। जब इंजीनियर्स ने इस डेटा को डिकोड किया तो सब दंग रह गए। पता चला कि तैयारा रेडार से गायब होने के बाद तकरीबन 7.5 घंटे तक हवा में मुसलसल उड़ता रहा था। अब इनमारसैट के एक्सपर्ट्स ने इन्हीं पिंग्स की बेस पर एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफसेट एनालिसिस किया। इस लंबी कैलकुलेशन से 2 मुमकिना रास्ते निकलकर सामने आए, जिन्हें आर्क्स कहा गया। एक था नॉर्दर्न आर्क जो शिमाल में सेंट्रल एशिया की तरफ जाता था, और दूसरा था सदर्न आर्क
जो नीचे जनूब की तरफ दूर दराज सदर्न इंडियन ओशन की तरफ जाता था। अब पूरी तहकीक इन्हीं दो रास्तों पर आकर टिक गई। तो सवाल ये था कि आखिर तैयारा गया किस तरफ? यहाँ मंतकी तज्जिया काम आया। देखिए, शिमाली यानी नॉर्दर्न रास्ता जिन मुल्कों के ऊपर से गुजरता था उनके पास बहुत ताकतवर मिलिट्री राडार्स थे। अगर इतना बड़ा कमर्शियल जेट वहाँ जाता तो कोई ना कोई उसे ज़रूर डिटेक्ट कर लेता, लेकिन किसी के पास कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इन्वेस्टिगेटर्स के पास एक ही रास्ता बचा, सदर्न आर्क। उन्होंने अपना पूरा फोकस उस तरफ कर दिया, जो कि असल में दुनिया के सबसे खतरनाक, गहरे और तूफानी समंदरों में से एक है। हिस्सा 4, मलबे की तलाश। यहाँ से शुरू हुआ आधुनिक तारीख का सबसे बड़ा और सबसे महंगा अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी क़यादत की। बड़े बड़े हाईटेक शिप्स और अंडर वाटर ड्रोन्स समंदर की गहराइयों में उतारे गए। लेकिन दिन गुजर गए, महीने बीत गए, एक बहुत ही लंबा और तकलीफदेह इंतज़ार। पूरे 16 महीनों तक समंदर ने अपना कोई भी राज फाश नहीं किया। फिर आखिरकार जुलाई 2015 में एक मैसिव ब्रेक थ्रू मिला। अफ्रीका के पास रियूनियन आइलैंड के साहिल पर लहरों के साथ बहकर तैयारे के पर यानी विंग का एक हिस्सा आ गया, जिसे टेक्निकल जबान में फ्लैपर ऑन कहते हैं। 16 महीने के इंतजार के बाद ये पहला ठोस फिजिकल सबूत था जिसने आखिरकार तस्दीक कर दी कि हाँ, MH370 दुनिया से गायब नहीं हुआ था, बल्कि इसी समंदर में आकर ख़त्म हुआ था। वक्त के साथ साथ मोज़ेम्बिक, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, मेडागास्कर और तंजानिया के साहिलों से मलबे के कुछ और टुकड़े भी मिले। ये सब मिसिंग एरिया से हज़ारों किलोमीटर दूर थे, जहां समंदरी लहरें उन्हें अपने साथ बहा लाई थीं। लेकिन यहाँ एक अजीब मसला पैदा हो गया। इन टुकड़ों ने क्रैश को साबित तो कर दिया, लेकिन जवाब देने के बजाय इन्होंने मज़ीद सवालात खड़े कर दिए, क्योंकि तैयारे का मेन स्ट्रक्चर और सबसे अहम उसके ब्लैक बॉक्सेस अब भी लापता थे। आखिर प्लेन क्रैश हुआ कैसे? इन छोटे टुकड़ों से इसका जवाब मिलना नामुमकिन था। हिस्सा 5, गैब होने की थ्योरीज। चलिए अब थ्योरीज की बात करते हैं। जब तहकीककारों के पास ब्लैक बॉक्स या मेन मलबा ना हो तो जाहिर है मुख्तलिफ थ्योरीज पर ही निसार किया जा सकता है। हम इम्पार्शलिटी के साथ उन 5 प्राइमरी थ्योरीज पर नज़र डालते हैं जो इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। पहली थियरी ये सवाल उठाती है कि शायद कोई कैटास्ट्रोफिक मैकेनिकल फेलियर हुआ हो, जैसे तैयारे में आग लग गई हो या सडन इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो गया हो। सुनने में रीजनेबल लगता है, लेकिन इस थियरी के साथ बड़ा मसला ये है कि तैयारे ने एक इंतहाई सटीक और जानबूझकर मैनुअल टर्न लिया था और ट्रांसपॉन्डर बिल्कुल उसी वक्त बंद हुआ जब तैयारा हुदूद क्रॉस कर रहा था। आमतौर पर इमरजेंसी के वक्त पायलट सबसे पहले मदद के लिए डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं, जो इस केस में बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरी थियरी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, पायलट सुसाइड या कत्ल। मतलब क्या किसी पायलट ने खुद ही तैयारे को हाईजैक किया और जानबूझकर समंदर में ले गया? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इनकी पर्सनल लाइफ पर बातें की, लेकिन हमें यहाँ बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि इस बात का कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। मलेशिया की सरकारी अथॉरिटीज़ और उनके फैमिलीज़ इस नज़रिए को सख्ती से रिजेक्ट करते हैं। और फिर लॉजिक ये भी कहता है कि अगर ऐसा ही इरादा था तो तैयारा 7.5 घंटे तक हवा में उड़ता क्यों रहा? इसका जवाब इस थ्योरी के पास नहीं है। तीसरी थियरी एक्सटर्नल हाईजैकिंग की है। ये बात सच है कि इस परवाज पर 2 मुसाफिर फेक पासपोर्ट्स के जरिए सफ़र कर रहे थे, लेकिन तहकीक में ये बात साफ हो गई कि उनका किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई लिंक नहीं था। इसके अलावा किसी भी टेरर ग्रुप ने इस वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अगर ये सच में हाईजैक था तो इसका मकसद क्या था और उन्होंने प्लेन को कहीं उतारा क्यों नहीं, ये आज तक वाज़ेह नहीं। आखिर में 2 और फ्रिंज थियरीज हैं, रिमोट हाईजैकिंग और एक्सीडेंटल शूट डाउन। रिमोट हाईजैकिंग का मतलब है कि किसी ने दूर बैठकर प्लेन को हैक कर लिया हो, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2014 की टेक्नोलॉजी को देखते हुए एक कमर्शियल बोइंग 777 को रिमोटली कंट्रोल करना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। और जहां तक गलती से किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में तैयारा गिरा देने का सवाल है, तो इसका भी कोई सबूत नहीं। इस लेवल पर इतने बड़े हादसे को छुपाना या कवर अप करना तकरीबन नामुमकिन मालूम होता है। हिस्सा 6, एक अधूरी कहानी। इन सब थियोरीज और एविडेंस को देखने के बाद हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे सोंबर हिस्से पर आते हैं। ये वाक़या याद दिलाता है कि आधुनिक साइंस और इन्वेस्टिगेशंस की भी आखिरकार अपनी कुछ हुदूद होती हैं।
2018 में जब फाइनल ऑफिशियल रिपोर्ट आई तो उसका निचोड़ ये था कि तैयारे का अचानक मुड़ना और कम्युनिकेशंस का बंद होना किसी इंसानी हरकत यानी मैनुअल इनपुट्स का ही नतीजा था। ये कोई ऑटो पायलट का एरर नहीं था। लेकिन असल वजह क्या थी, ये अभी भी नामालूम रही और किसी सॉलिड एविडेंस के ना मिलने की वजह से इस रिपोर्ट के बाद ऑफिशियल अंडर वाटर सर्च ऑपरेशंस भी इनडेफिनिट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिए गए। तो आखिर में ये पूरा वाकया हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और परेशान कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर वक्त ट्रैक करने वाली एडवांस्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और रेडार्स मौजूद हैं, वहां एक इतना बड़ा कमर्शियल जेट बिना कोई वाज़ेह सुराग छोड़े आखिर कैसे गायब हो सकता है? ये सिर्फ किसी टेक्नोलॉजी की नाकामी नहीं, बल्कि उन 239 जिंदगियों और उनके अजीजों का कभी ना खत्म होने वाला दर्द भी है। उम्मीद है कि इस तज्जिये के जरिए इस पेचीदा राज के तमाम पहलू सबके सामने वाज़ेह हो गए होंगे।